दिस इज़ वैष्णवी चौहान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जेएनयू स्टडी पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने सेंट्रोसोम और न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, देन आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। सेंट्रोसोम, जिसको हिंदी में तारक कहते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसके खोजकर्ता जो है वह टी बोवेरी है और इसको सर्वप्रथम जिन्होंने देखा था उनका नाम है वॉन बेंडन। सेंट्रोसोम जो होता है केवल यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल्स में भी केवल और केवल एनिमल सेल या जंतु कोशिका में यह पाया जाता है। सेंट्रोसोम जो होता है कोशिका विभाजन के समय यह दो भाग में बढ़ जाता है और तर्कतंतु के निर्माण में यह सहायता करता है। इसका कार्य देखा था कि ये मोस्टली जो होता है कोशिका विभाजन में सहायक होता है। देन हमने न्यूक्लियस की बात की थी। न्यूक्लियस को हमने 4 भाग में डिवाइड करके पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट जो था वो केंद्रक झिल्ली या केंद्रक आवरण, जो कि केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। इस केंद्रक झिल्ली के बीच बीच में कुछ अवकाश थे जिनको परिकेंद्रीय अवकाश कहते हैं, जो कि केंद्रक द्रव से कोशिका द्रव में और कोशिका द्रव से केंद्रक द्रव में पदार्थों के आवागमन हेतु सहायक थे। फिर हमने इसके अंदर जो जेली जैसा पारदर्शी ठोस पदार्थ भरा हुआ था जिसको केंद्रक द्रव के नाम से जानते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। इसमें जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन संबंधी एंजाइम्स पाए जाते हैं। थर्ड पार्ट हमने पढ़ा था क्रोमेटिन, जिसके बारे में फ्लेमिंग साहब ने बताया है। फ्लेमिंग साहब ने इसके बारे में बताया था कि ये डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर के बना होता है और ये जो होता है गुणसूत्रों के निर्माण में भी सहायक होता है। फोर्थ हमने केंद्रिका के बारे में पढ़ा था। केंद्रिका को राइबोसोमल फैक्ट्री के नाम से जानते हैं और यह जो इसके अंदर जो होते हैं आरएनए प्लस प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि राइबोसोम के निर्माण में सहायक होती है। केंद्रिका की खोज जो है वह केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी, वर्नन वेगनर ने किया था और उसके नाम जो केंद्रिका नाम दिया है उसको वह बोमेन साहब थे। यहाँ तक के सारे पार्ट्स हमने पढ़ लिए थे। केंद्र के कार्य के बारे में हमने फिर देखा था। केंद्र का कार्य क्या होता है। केंद्रक जो होता है कोशिकीय उपापचय क्रियाओं में सहायता करता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जेनेटिक मटेरियल आनुवंशिक पदार्थों को पहुँचाने में सहायक होता है। यहाँ तक के सारे जो पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। देन हमने 2 वर्ड भी पढ़े थे जिनके बारे में अक्सर जो कन्फ्यूज़न होता है कि एक तो क्रोमोसोम और एक जीन, गुणसूत्र और जीन। गुणसूत्र को आनुवंशिकी का वाहक कहते हैं और जो जीन होता है उसको आनुवंशिकी की इकाई कहते हैं, जिसको याद रखने का मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। फिर अब आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। सेल बायोलॉजी या कोशिका विज्ञान, इसके अंदर हमारा आज का पॉइंट है कोशिका विभाजन या सेल डिवीज़न। सबसे पहले जब हमारी सेल टॉपिक की फर्स्ट क्लास हुई थी उस दिन मैंने आपको एक वैज्ञानिक का नाम बताया था। अगर आपको याद हो तो उन्होंने एक लैटिन भाषा में फैक्ट प्रस्तुत किया था, ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ओमिनस सेलुला ई सेलुला। तो इसका मतलब क्या था, क्या मतलब निकाला था इस लैटिन फैक्ट का हिंदी मतलब क्या था कि हर नई कोशिका का निर्माण जो होता है वह पुरानी कोशिका से मिलकर के होता है। प्रत्येक नई कोशिका जो बनती है वह पुरानी कोशिका से मिलकर के बनी होती है। जो पुरानी कोशिका होती है वह टूट करके 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये इस फैक्ट का मतलब था। उसी को सेल डिवीज़न कहते हैं। जैसे कि एक सेल है, यह सेल जो डिवीज़न हो रही है उसको मदर सेल कहते हैं। मदर सेल या मातृ कोशिका, और यह टूटकर 2 सेल को बनाती है जिनको कहते हैं डॉटर सेल या पुत्री कोशिका। तो कोशिका विभाजन की परिभाषा अगर हम देखें तो कोशिका विभाजन एक प्रक्रिया है जिसमें एक सेल टूट करके 2 नई डॉटर सेल का निर्माण करती है। एक मदर सेल टूट करके 2 नई डॉटर सेल्स का निर्माण करती है, उसको कोशिका विभाजन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको जब चोट वाले एग्जाम्पल से समझाया था कि जब हमारी बॉडी में चोट लग जाती है तब बहुत सारा ब्लड निकलता है और वहाँ पर थोड़ी देर बाद घाव बन जाता है।
जैसे जैसे टाइम निकलता है वह घाव फिर से पहले के जैसे ठीक हो जाता है और वहाँ पर आपकी प्रॉपर स्किन पहले की जैसी आ जाती है। तो ऐसा कैसे होता है? जब हमको चोट लगती है तब बहुत सारे जो सेल्स होती है, जहाँ पर चोट लगती है वहाँ पर सेल्स मर जाती है। फिर दूसरी सेल्स जो होती है वहाँ पर डिवीज़न स्टार्ट कर देती है और पूरे घाव को भरने का काम शुरू कर देती है। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी में डेली हज़ारों सेल्स में डिवीज़न होता है। ये सेल डिवीज़न होकर के अन्य डॉटर सेल का निर्माण करती रहती है। अब हम अगर कोशिका विभाजन की डेफिनेशन के बारे में देखें तो कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक मात्र कोशिका या मदर सेल टूट करके दो नई डॉटर सेल या पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिका विभाजन के प्रकार, फर्स्ट है अमाइटोसिस या असूत्री विभाजन। सेकेंड है माइटोसिस या सूत्री विभाजन। थर्ड है मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। इनके खोजकर्ता के बारे में देखें तो अर्धसूत्री विभाजन की खोज जो है वह रेबेक नामक वैज्ञानिक ने चूजे की जो चूजा होता है उसकी आरबीसी में इसको खोजा था। जबकि सूत्री विभाजन की खोज फ्लेमिंग के द्वारा की गई है और अर्धसूत्री विभाजन की खोज हर्टविग के द्वारा की गई है। इनकी खोजकर्ता के बारे में आप विशेष करके ध्यान रखिएगा। रेबेक, फ्लेमिंग और हर्टविग इन्होंने खोज की। अब असूत्री विभाजन किन किन जंतुओं के अंदर होता है या यह किस प्रकार से होता है? तो ये असूत्री विभाजन जो होता है यह निम्न वर्ग के जंतुओं में होता है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जैसे कि जीवाणु, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ में जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इनके अंदर जो होता है वह असूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन के अंदर देखें तो कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, मतलब कि न के बराबर कोशिका विभाजन होता है। इसीलिए जीवाणु जो होता है उसको क्या आप खुली आंखों से देख सकते हैं? इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। अमीबा को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमको खुली आंखों से दिखाई नहीं देते क्योंकि इनके अंदर न के बराबर कोशिका विभाजन होता है या केवल एक कोशिका प्रेजेंट होती है। उसी कोशिका से मिलकर के इनके शरीर का निर्माण होता है और यह उसी कोशिका के इर्द गिर्द ही इनका जीवन रह जाता है। नहीं तो अगर इनमें सेल डिवीज़न होता तो सोचिए कि हमारे आसपास कितने बड़े बड़े बैक्टीरिया घूम रहे होते हैं। अभी भी हमारे आसपास बैक्टीरिया है पर हमको दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि उनके अंदर सेल डिवीज़न नहीं होता है। अगर सेल डिवीज़न होता तो सेल डिवीज़न बहुत सारी सेल्स मिलकर के टिश्यू का निर्माण करती है, बहुत सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के एक बॉडी का निर्माण करते। पर इनके अंदर जो सेल डिवीज़न होता ही नहीं है, ना के बराबर सेल डिवीज़न होता है, केवल एक कोशिका पाई जाती है, तो ये हमें दिखाई देते ही नहीं है। हमारे आसपास अभी प्रेजेंट है बैक्टीरिया, पर क्या हमें दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि उनके अंदर सेल केवल एक है या सेल डिवीज़न होता ही नहीं है। ये था असूत्री विभाजन। बात करते हैं अब समसूत्री विभाजन की। तो समसूत्री विभाजन जो है उसकी खोज फ्लेमिंग के द्वारा की गई है। समसूत्री मतलब कि इस वर्ड से समझिएगा, सूत्री मतलब कि समसूत्री, यहाँ पर समसूत्री कर लीजिएगा। ये समसूत्री मतलब कि समसूत्री विभाजन, सम मतलब कि समान। तो ये समसूत्री विभाजन में होता यह है कि इसके एक सेल के पास जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब कि गुणसूत्र होते हैं, तो एक सेल जो होती है वो दो डॉटर सेल का निर्माण करती है। ये एक सेल मिलकर के दो डॉटर सेल का निर्माण करती है और इसके अंदर जितने भी, मान लीजिए इसके पास जैसे दो जोड़ी क्रोमोसोम है, एक जोड़ी क्रोमोसोम में दो क्रोमोसोम होते हैं। जोड़ी मतलब कि
क्रोमोसोम का जोड़ा, मतलब कि एक जोड़ी क्रोमोसोम में 2 क्रोमोसोम होते हैं। जैसे ही ये 4 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, इनको कुल मिलाकर 2 जोड़े बन रहे हैं। तो ये 2 जोड़ी क्रोमोसोम जो है, ये सेल जो होती है, ये जब डिवाइड होती है, 2 सेल का निर्माण करती है, तो ये समान, मतलब कि अगर मेरे पास 2 जोड़ी है तो तुम्हारे पास भी 2 जोड़ी होंगी, कि जितने इसकी कॉपी का निर्माण करती है, जैसे फोटोकॉपी, अपन जैसे कि फोटोकॉपी करते हैं, तो जो उस कॉपी में प्रेजेंट होगा सेम टू सेम वही फोटोकॉपी उसकी बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से ये जो एक सेल होती है, ये 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है, और जितने क्रोमोसोम इसके पास होते हैं वो उतने ही क्रोमोसोम की सेल्स का निर्माण करती है। 2 जोड़ी क्रोमोसोम इसके पास है तो 2 जोड़ी क्रोमोसोम इसके भी पास है, और 2 जोड़ी क्रोमोसोम इसके भी पास है। इस प्रकार से ये अपने क्रोमोसोम को 2 भागों में बांटती है, और उतने ही क्रोमोसोम देती है जितने इसके पास खुद के पास प्रेजेंट होते हैं। अब अर्धसूत्री विभाजन, तो अर्धसूत्री विभाजन के अंदर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मतलब कि अर्ध मतलब कि आधा, अर्ध मतलब कि आधा, और सम मतलब कि समसूत्री मतलब कि सम मतलब कि समान। तो समान मतलब कि एक सेल जो होती है 2 डॉटर सेल को समान समान गुणसूत्र प्रदान करती है, जबकि ये अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है आधा, मतलब कि हाफ, आधा। तो इस अर्धसूत्री विभाजन जब एक सेल टूटती है तो इसमें 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है, 1 2 3 4, जबकि समसूत्री विभाजन में 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है, और यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन में एक सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। और जैसे कि अब इसके पास इस प्रकार से इसके पास 2 जोड़ी क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो ये इनका आधा आधा इन डॉटर सेल को देती है, मतलब इसके पास 2 जोड़ी है तो इन डॉटर सेल को ये एक एक जोड़ी ही क्रोमोसोम देगी। इस प्रकार से कितने भी क्रोमोसोम हो उनके आधे ही ये इन डॉटर सेल को देती है। इस रूप में आप इसको याद रखिएगा। सूत्री विभाजन जो होता है यह हमारे, मतलब कि कहें तो कायिक कोशिका, जो कि ये होता है कायिक कोशिकाओं में, कायिक कोशिका काया मतलब कि शरीर, जो हमारे शरीर का निर्माण कर रही है, इन सारी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, जबकि जनन कोशिकाओं के अंदर जो होता है वह अर्धसूत्री विभाजन होता है। जनन कोशिकाओं के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, जबकि कायिक कोशिकाएं जो होती है, जो हमारे शरीर का निर्माण, जैसे कि हमें चोट लगी तो वहाँ पर सेल डिवीजन, वहाँ पर कौन सा सेल डिवीजन होगा, वो हमारी काया का निर्माण कर रही है, वो हमारे शरीर का निर्माण कर रही है, इसलिए वहाँ पर समसूत्री विभाजन होगा। और जब बात जनन की आती है तो जनन कोशिकाओं के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। सूत्री विभाजन की, जैसे कि ये एक सेल दो डॉटर सेल का निर्माण करते हैं तो इसको 2n अवस्था भी कहते हैं, और ये एक सेल मिलकर के 4 सेल का निर्माण करते हैं, इसको 4n अवस्था भी कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में अक्सर, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जैसे कि 4000 सेल्स के निर्माण हेतु कितने अर्धसूत्री विभाजन हुए होंगे या होते हैं। तो 4000 सेल्स के निर्माण, जब एक सेल जो होती है वह 4 सेल का निर्माण कर रही है, तो 4000 सेल्स के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन हुए होंगे। तो 4000 सेल्स का निर्माण हुआ जब एक सेल ने 4 सेल का निर्माण किया, तो ये 4000 सेल्स के निर्माण के लिए कितनी सेल्स की आवश्यकता हुई होगी। तो इसमें 4 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1000। तो 1000 सेल्स ने मिलकर के 4000 सेल्स बनाई होगी। वैसे ही इसमें समसूत्री विभाजन में भी क्वेश्चन बनता है कि यही क्वेश्चन उठा लेते हैं और यहाँ पर अर्धसूत्री की जगह लिख देते हैं समसूत्री, कि समसूत्री विभाजन की आवश्यकता हुई होगी। समसूत्री विभाजन के लिए पूछे तो 4000 में 2 का डिवाइड करें, क्योंकि यहाँ पर एक सेल जो होती है वह 2 सेल का निर्माण कर रही है, तो यहाँ पर 4 में 2 का हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2000। तो 2000 सेल्स ने मिलकर के 4000 सेल्स बनाई होगी। उसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये 2n और 4n याद रखिएगा। ये समसूत्री विभाजन पूछे तो 2n और अर्धसूत्री विभाजन पूछे तो 4n। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं समसूत्री विभाजन की प्रावस्थाएं। तो समसूत्री विभाजन की 5 प्रावस्थाएं। फर्स्ट प्रोफेज, सेकेंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज, फोर्थ
टीलोफेज और फिफ्थ जो है वह साइटोकाइनेसिस। अब हम इनके बारे में समझते हैं कि इन चरणों से होकर कोशिका विभाजन कैसे होता है। प्रोफेज की हम बात करें सबसे पहले तो प्रोफेज के अंदर जो कोशिका होती है उसकी जो कोशिका झिल्ली होती है वह गायब होने लगती है। कोशिका झिल्ली इसमें गायब होने लगती है। सभी कोशिकांग जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वह धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिकांग, केंद्रिका आदि सभी इसमें धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। गायब होने लगते हैं। सेंट्रियोल जो होते हैं वो विपरीत ध्रुवों पर पहुंचकर तर्कु तंतुओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। देन फिर आती है मेटाफेज अवस्था। तो मेटाफेज अवस्था के अंदर जो होता है वो गुणसूत्रों में खिंचाव उत्पन्न होने लगता है। ये गुणसूत्र है और इनके अंदर खिंचाव उत्पन्न होने लगता है और ये विपरीत ध्रुवों पर पहुंचने लगते हैं। मेटाफेज में गुणसूत्रों में खिंचाव उत्पन्न होने लगते हैं। इस अवस्था में ही गुणसूत्रों की आकारी का अध्ययन कर सकते हैं। गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन इस अवस्था में कर सकते हैं। फिर हम आते हैं एनाफेज पर। तो एनाफेज के अंदर जो होते हैं गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर गुणसूत्रों में खिंचाव उत्पन्न होने लगा था और यहाँ पर जो होते हैं यह गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रावस्था की अगर बात करें तो उसका नाम है टीलोफेज। ये टीलोफेज प्रावस्था को एक नाम और है जिससे उसको जाना जाता है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि रिजर्व प्रोफेज अवस्था किस अवस्था को कहा गया है। इन 5 के आपको नाम दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि कौन सी अवस्था है जिसको रिजर्व प्रोफेज अवस्था के नाम से जाना जाता है, तो वो है टीलोफेज। अब इसको रिजर्व प्रोफेज अवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे प्रोफेज के अंदर कोशिका झिल्ली, कोशिका, केंद्रिका आदि सभी जो कोशिका के अंदर संरचनाएं थी धीरे धीरे वह गायब होने लगी थी। तो इस टीलोफेज तक आते आते इस कोशिका में वह सारी संरचनाएं वापस से प्रकट होने लगती हैं। जैसे कोशिका झिल्ली, कोशिका, केंद्रिका आदि सभी यहाँ टीलोफेज प्रावस्था तक आते आते ये सभी वापस दिखाई देने लगते हैं, इसलिए इसको रिजर्व प्रोफेज अवस्था के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रावस्था की बात करें तो साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो है इस प्रावस्था तक आते आते एक नई कोशिका बिल्कुल नई तरीके से निर्माण उसका हो जाता है। नई कोशिका का निर्माण हो जाता है। इस साइटोकाइनेसिस तक आते आते एक नई कोशिका बिल्कुल बन जाती है। देन एक और पॉइंट जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनता है कि सबसे ज़्यादा समय लेने वाली अवस्था कौन सी है, तो वहाँ पर आ जाएगा प्रोफेज। और सबसे कम समय जिसमें लगता है वह है साइटोकाइनेसिस। सबसे ज़्यादा समय लेने वाली प्रोफेज क्यों है? क्योंकि प्रोफेज में कोशिका झिल्ली, सभी कोशिकांग और केंद्रिका जैसे बहुत सारी संरचना होती है, उनके गायब होने में इसमें काफ़ी समय लगता है, इसलिए सबसे लंबी अवस्था प्रोफेज है और सबसे कम अवस्था लेने वाली साइटोकाइनेसिस है। यहाँ तक आते आते एक नई कोशिका का निर्माण हो जाता है। यह आज हमारा सेल बायोलॉजी टॉपिक कंप्लीट होता है। जब हमने बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था तब हमने फर्स्ट टॉपिक जो लिया था वह सेल बायोलॉजी था, उसको आज हमने कंप्लीट कर लिया है। कल से हम मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड या न्यूट्रिशन पोर्शन टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, धीरे धीरे हम पूरे बायोलॉजी के सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे और आपको कोई भी पेड कोर्स परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।